नमस्कार। ज्योग्राफी की क्लासेज में आपका स्वागत है। आज अपने जो क्लास होने जा रही है उस क्लास के ऊपर बात करते हैं। तो देखिए, हमारी जो कल क्लास हुई थी उस क्लास में हम पढ़ रहे थे ऊष्मा बजट पढ़ रहे थे और ऊष्मा बजट के बारे में अपनी बात चल रही थी और आज हम उसी क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो आपको लिखना है ऊष्मा बजट। सूर्य ताप का लेखा जोखा जो होता है वो हमारा ऊष्मा बजट के अंतर्गत आता है। देखिए, ऊष्मा बजट में कल हमने पढ़ा था कि जो सूर्य का प्रकाश है, जितना सूर्य से प्रकाश हमें प्राप्त होता है उसमें जितना खर्च होता है प्लस में जो शेष बचता है, जो परावर्तित हो जाता है, उसका हमें लेखा जोखा देना पड़ता है। अब कल मैंने आपको बताया था कि जैसे अपने सूर्य के टेम्परेचर को ऐसे तय नहीं कि अपने नाप सकते हैं, एक माना जाता है। तो अपने कल मैंने आपको बताया था कि ये क्या है, सूर्य है और माना कि सूर्य से हमें 100 इकाई मिलती है। स्टार्टिंग पॉइंट से 100 इकाइयाँ हमें सूर्य से प्रकाश प्राप्त हो रहा है। अब देखिए, ये है वायुमंडल की ऊपरी परत, वायुमंडल की ऊपरी परत। अब ये हमें यहाँ आती है। अब ध्यान रखना है कि 100 इकाइयों में से 35 इकाई जो है वो पृथ्वी के एल्बिडो के रूप में चली जाती है। 35 इकाई एल्बिडो के रूप में चली जाती है। देखिए, सूर्य से हमें 100 इकाई प्राप्त होती है और वो वायुमंडल के ऊपरी भाग से टकराकर बिना किसी काम आए, बिना किसी के यूज हुए, वो पुनः उससे टकराकर, वायुमंडल ने उसको यूज नहीं किया, उसको उपयोग नहीं लिया, वो वायुमंडल से ऊपरी भाग से टकराकर ऊपर चला जाता है। अब टकरा किन किन से टकरा के जाता है, देखिए इसमें 27 इकाइयाँ जो है वो बादलों से टकरा जाती है। 27 इकाई किससे टकराती है? बादल से। और 6 इकाइयाँ जो है वो टकराती है धरातल से, वायुमंडल से। और इसको अपने कह सकते हैं प्रभावी विकिरण। और दो इकाइयां हैं, 2 इकाई ये जो है ये धरातल से टकरा के चली जाती है। 2 इकाइयां देखो। अब देखो इसमें क्या बताया आपको कि ये 35 इकाई, 100 में से 35 जो इकाई है वो एल्बिडो माने पृथ्वी के एल्बिडो माने पृथ्वी के बिना किसी यूज हुए, किसी भी भाग में यूज बिना हुए वो पुनः अंतरिक्ष में या सूर्य की ओर लौटा दी जाती है। अब 35 इकाइयों में क्या क्या है, देखिए 27 इकाई जो है बादलों के ऊपरी भाग में लौटाकर वापस पुनः भेज दी जाती है। 6 इकाइयाँ वायुमंडल के प्रभावी विकिरण के द्वारा उसे वापस भेज दी जाती है और 2 इकाइयाँ धरातल के जो पर्वतीय भाग होते हैं, शिखर होते हैं, उनसे टकरा के वापस चली जाती है। तो हम कह सकते हैं कि 100 में से 35 का तो हिसाब है कि 35 हमने वापस लौटा दिया शेष। अब आगे हम बात करते हैं। अब हमारे पास शेष क्या बचा? 100 माइनस 35 बराबर 65 इकाई। अब हमारे पास शेष क्या है? 65 इकाई है। अब देखिए
जब वो नीचे वायुमंडल में उतरती है, जब वो नीचे वायुमंडल में उतरती है तो वायुमंडल द्वारा 14 इकाइयों का अवशोषण किया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है। वायुमंडल प्रत्यक्ष रूप से इसका अवशोषण कर लेता है। तो वायुमंडल द्वारा 14 इकाइयाँ यूज की जाती हैं। अब देखिए, सूर्य से हमें प्राप्त हो रहा था, हमारे पास 65 इकाइयाँ शेष थी। 65 इकाइयों में से 14 इकाई इसने अवशोषण कर ली वायुमंडल ने, शेष कितना बचा? 65 माइनस 14 बराबर 51 इकाई, 51 इकाई। अब देखिए, ये हमारी अर्थ है, पृथ्वी है, और हमें 51 इकाइयाँ जो है ये हमारे वायुमंडल को गर्म करने में और धरातल को गर्म करने में, और जो भी हमारे इस मानव जाति है, पेड़ पौधे पशु पक्षी मानव, जो हमारी आवश्यकता होती है उसको पूरा करने में 51 इकाइयों का योगदान होता है। हमारे पास 51 इकाइयाँ जो होती है वो है। अब देखिए क्या होता है, 51 जो इकाइयाँ होती है वो 2 रूप में आती है पृथ्वी पर। देखिए 34 इकाइयाँ, 34 इकाई प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी द्वारा अवशोषण किया जाता है, अवशोषण कर लिया जाता है या उसको यूज कर लेते हैं। और 17 जो इकाई है वो विसरित दीवा प्रकाश के रूप में यूज की जाती है। देखिए, हमारे से सूर्य से हमें 100 इकाइयाँ या 100% ऊर्जा मिल रही थी, उसमें से वायुमंडल के अंदर आने से पूर्व वो 35 इकाइयाँ जो है वो एल्बिडो के रूप में पुनः वापस लौटा दी जाती है। 35 इकाइयों में हमने हिसाब दिया था कि 27 इकाई बादलों के द्वारा और 6 इकाइयाँ वायुमंडल के द्वारा और 2 इकाइयाँ धरातल के टकरा कर या पर्वतीय के उच्च भागों से टकरा कर वापस चली जाती है बिना किसी यूज के। अब हमारे पास क्या बच गया? शेष क्या बचा? 100 माइनस 35 बराबर 65 इकाइयाँ हमारे पास शेष बची। 65 इकाइयों में जब वो नीचे वायुमंडल में उतरती है तो 14 इकाइयाँ वायुमंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अवशोषण कर लिया जाता है। तो अब हमारे पास जब 14 इकाइयाँ वायुमंडल अवशोषण कर लेती है तो क्या होता है, कि हमारे पास 65 माइनस 14 51 इकाइयाँ शेष रह जाती है। अब देखिए 51 इकाइयाँ शेष रह गई। 51 इकाइयों में क्या होता है, 34 इकाई प्रत्यक्ष रूप से पृथ्वी के द्वारा अवशोषण कर ली जाती है और 17 इकाइयाँ जो विसरित दीवा प्रकाश के रूप में अवशोषित कर ली जाती है। अब ये तो जो इकाइयाँ यूज हो जाती है प्रत्यक्ष रूप से। विसरित दीवा प्रकाश क्या होता है? विसरित दीवा प्रकाश वो होता है कि जो वस्तु दिन में अब प्रकाश का अवशोषण करती है और पुनः रात को धीरे धीरे छोड़ती है। जैसे हम बात करते हैं कि अंधेरा होता है, रात के समय अंधेरा होता है, या अंधेरे के अंदर हमें कोई वस्तु चमकती हुई नज़र आती है। जैसे हम रसोई के अंदर जाते हैं तो हम बर्तन चमकते हुए दिखाई देते हैं, या हम कह सकते हैं घर के रात को हम दरवाज़ा खोलते हैं तो उसके जो लोहे से लगे होते हैं वो जो भी है गेट को पकड़ने वाला या गेट को लगाने वाला, तो वो चमकते रहते हैं। या जितने भी रात को चमकने वाले जो होते हैं वो वस्तु, वो हमें क्या करती है, रात्रि को विसरित दीवा प्रकाश करती है। तो 34 इकाइयाँ क्या होती है, पृथ्वी के रूप में अवशोषण कर ली जाती है। अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि हमारी जो 51 इकाइयाँ जो प्राप्त हुई है उसमें से देखिए जो पृथ्वी ने देखिए 17 इकाइयाँ तो विसरित दीवा द्वारा प्रकाश द्वारा हो जाती है और हमारी 34 इकाइयाँ पृथ्वी प्राप्त कर लेती हैं। अब ये 34 इकाई जो पृथ्वी ने प्राप्त की है ये वो पुनः वापस ऊपर भी छोड़ेगी,
पुनः ऊपर भी छोड़ेगी, और पृथ्वी के द्वारा जो हमें प्राप्त होता है सूर्य ताप, उसकी जो आती है तो ये लघु तरंगें होती है, लेकिन जब ये वापस जाती है तो ये दीर्घ तरंगों के रूप में जाती है, दीर्घ तरंग के रूप में। और जो दीर्घ तरंगें पृथ्वी पर आने के बाद वापस पुनः जाती है, इसे कहते हैं पार्थिव विकिरण। पार्थिव विकिरण, ये पार्थिव विकिरण के द्वारा पुनः वापस जाती है। तो अब हम बात करते हैं, ये तो हमारा मोटा मोटा सिस्टम था। अब हम बात करते हैं कि पहले हम लिखेंगे कि पृथ्वी का जो है ऊष्मा बजट वो क्या है, और फिर है वायुमंडल का ऊष्मा बजट क्या है। तो हम पहले हेडिंग लगा लेते हैं वायुमंडल का ऊष्मा बजट। वायुमंडल का ऊष्मा बजट, वायुमंडल का ऊष्मा बजट। देखिए वायुमंडल का जो ऊष्मा बजट है, वायुमंडल में ऊष्मा बजट में टोटल कुल 48 इकाइयाँ यूज की जाती है। इकाई टोटल 48 इकाइयाँ यूज की जाती है। अब 48 इकाई कहाँ से आई, ये हम बात करते हैं। देखो 14 इकाई तो ये वायुमंडल ने अवशोषण की है, 14 इकाइयाँ तो सामने ही पड़ी है कि वायुमंडल ने अवशोषण की है। तो हम लिख सकते हैं 14 इकाइयाँ, इकाई वायुमंडल द्वारा प्रत्यक्ष अवशोषण, और ये जो 34 इकाई वायुमंडल को पार करके धरातल पे आती है, उसके बाद ये पुनः ऊपर जाती है। तो इससे क्या होता है, वायुमंडल गर्म होता है। इससे क्या होता है, वायुमंडल गर्म होता है। और जब वायुमंडल गर्म होता है तो ये जो 34 इकाई किस में यूज होगी, वायुमंडल के अंदर यूज होगी। तो 34 इकाई जो है, 34 इकाई पार्थिव विकिरण के द्वारा यूज, पार्थिव विकिरण द्वारा अवशोषण। तो हमारे पास टोटल क्या आ गया, कुल बजट वायुमंडल का कुल बजट तो हम जोड़ देंगे 4 और 4 8 और 4 और 1 3 इकाई। तो वायुमंडल के द्वारा जो यूज की गई इकाइयाँ कितनी थी, 48 इकाई थी। 14 इकाई वायुमंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से अवशोषण हो गया, और 34 इकाइयाँ जो हमें पृथ्वी पर मिल रही थी ये पुनः वापस जाएगी, रिफ्लेक्शन जाएगी पृथ्वी का पार्थिव विकिरण के द्वारा, तो उसे यूज की जाती है। और 34 इकाइयाँ पृथ्वी के पार्थिव विकिरण के द्वारा अवशोषण करके हम कह सकते हैं कि वायुमंडल का जो ऊष्मा बजट है वो 48 इकाइयाँ हैं। आगे हम बात करते हैं पृथ्वी का ऊष्मा अवशोषण। पृथ्वी का ऊष्मा बजट पृथ्वी ने कितनी प्राप्त की। देखिए धरातल पे पृथ्वी ने कितनी प्राप्त की, तो पृथ्वी ने तो ये प्राप्त की है और ये प्राप्त की है। तो पृथ्वी कुल इकाई, पृथ्वी के ऊष्मा बजट में कुल इकाई कितनी है, 51 इकाई, 51 इकाइयाँ यूज होती है। 51 इकाइयों में देखिए 34 इकाई सीधा है। 34 इकाइयों में सूर्य द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्त ऊर्जा, सूर्य द्वारा प्रत्यक्ष प्राप्त, और 17 जो इकाई है वो है विसरित दीवा प्रकाश, विसरित दीवा प्रकाश। टोटल क्या है 51 इकाई, ठीक है। टोटल क्या है 51 इकाई। तो देखिए पृथ्वी का ऊष्मा बजट, अगर पृथ्वी के द्वारा हम यूज, देखिए अभी यूज के बारे में बता रहे हैं, कितनी इकाइयाँ यूज की पृथ्वी ने, 34 इकाई। अब देखिए हम बात करते हैं इन 34 इकाई के अंदर जो हमारा सिस्टम है इसके ऊपर अपने बात करते हैं।
अब हम ऊष्मा संतुलन की बात कर रहे हैं। ऊष्मा संतुलन कितना प्राप्त किया पहले उसको वो लिख लेंगे, उसके बाद में हम कितना वापस लौटाया वो लिख लेंगे, उसके बारे में बाद में हम बात करेंगे। हाँ जी, पहले तो ऊष्मा संतुलन देखिए हमारा इनकमिंग सारा हो गया टेम्परेचर का, अब आउटगोइंग कर रहे हैं। देखिए हमारे पास 100 इकाई थी और 100 इकाई में से हमने 35 इकाई का तो पहले हिसाब दे दिया एल्बिडो के रूप में, और हमारे पास शेष बची थी 65 इकाइयाँ। अब हम 65 इकाइयों का हिसाब देंगे। तो 65 इकाइयों में हमने हिसाब क्या दिया था कि देखिए वापस जो भेजने का जो सिस्टम है वो 65 में हमने बता दिया था कि 14 इकाई तो थी जो वायुमंडल द्वारा अवशोषित कर ली गई थी, वायुमंडल द्वारा प्रवेशी सौरिक विकिरण। आगे हम बात करते हैं 34 जो इकाइयाँ हमने पृथ्वी ने 34 जो इकाइयाँ, ठीक है, तो हमारे पास कितनी बच गई थी 14 तो हमने ये बता दी थी, और 34 इकाई जो वायुमंडल ने प्राप्त की थी, 34 इकाइयाँ वायुमंडल ने पार्थिव विकिरण से समझ गए होंगे। पार्थिव विकिरण माने पृथ्वी के द्वारा जो दीर्घ तरंगें वापस आ रही थी उनके द्वारा गर्म हुआ वायुमंडल वो है। इसमें देखो क्या है, इसमें जो इकाइयाँ थी वो थी जो 34 इकाइयाँ थी, और 34 इकाइयों में हमने क्या किया था 6 तो था, इस 34 की बात कर रहा हूँ, 6 इकाई तो थी प्रभावी विकिरण, और उसके बाद में 9 इकाई थी विक्षोभ, 9 इकाइयाँ विक्षोभ, और 19 इकाई थी गुप्त ऊष्मा, या हम कह सकते हैं वाष्पीकरण और संघनन। दोबारा देखिए हमारे पास 100 इकाई थी, 35 एल्बिडो हो गई, हमारे पास शेष बची 65 में से 14 इकाई पृथ्वी के सूर्य के द्वारा प्रत्यक्ष अवशोषण कर लिया गया। अब हमारे पास शेष बची थी जो 51 इकाइयाँ, उसमें से जब मैंने आपको वायुमंडल का ऊष्मा बजट करवाया था तो उसमें मैंने 48 इकाइयों का आपको हिसाब दिया था। 14 तो ये थी और 34 इकाई मैंने आपको बताई थी कि पृथ्वी के पार्थिव विकिरण के द्वारा ये जो वायुमंडल गर्म होता है उसमें उसका खर्च हो जाता है। अब मैंने 34 इकाइयों का हिसाब दे दिया कि 34 इकाइयाँ जो आती है वो कैसे आती है। तो 34 इकाइयाँ इकट्ठी तो सीधी तो आती नहीं, 34 इकाइयों में 6 इकाई आती है प्रभावी विकिरण के द्वारा। 34 इकाइयाँ में से 6 इकाई क्या आ गई, प्रभावी विकिरण के द्वारा वायुमंडल ने अपना गर्म किया, और 9 इकाइयाँ थी वो विक्षोभ के द्वारा गर्म हुई, और 19 इकाइयाँ थी वो हो सकता है कि 19 इकाइयाँ जो है वो गुप्त ऊष्मा या वाष्पीकरण या संघनन के द्वारा खर्च की गई। तो देखिए 9 + 6 + 19, 9 6 + 9 + 19 कितनी हो गई, ये 34। इकाई हो गई। तो ये हमारे 34 इकाइयों का हिसाब हो गया। अब देखिए हम बात करते हैं पृथ्वी की बात कर ले, पृथ्वी का। तो पृथ्वी में देखिए
पृथ्वी का ऊष्मा संतुलन के अंदर बात करते हैं तो पृथ्वी में ऊष्मा संतुलन में जो कुल इकाई थी पृथ्वी का कुल ऊष्मा संतुलन, देखिए हमारे पास कुल इकाई क्या थी, 51 थी, 51 इकाई थी। इसमें हमने क्या किया, देखिए 23%, 23 इकाई धरातल द्वारा दीर्घ तरंगों के रूप में परावर्तित किया गया। 23 इकाइयाँ धरातल के द्वारा परावर्तित किया गया, जिसमें क्या थी 23 इकाइयों में 17 इकाइयाँ जो थी वो सीधे सूर्य द्वारा सीधे पृथ्वी द्वारा पार्थिव विकिरण, और जो शेष बची पीछे 6 इकाइयाँ ये थी प्रवेशी विकिरण। तो ये हमारे पास टोटल क्या हो गई, प्रभावी विकिरण या प्रवेशी विकिरण। तो हमारे पास 23 इकाइयों का हिसाब आ गया कि 23 इकाइयाँ कहाँ पे यूज हुई। अब 51 में से 23 तो यहाँ यूज हो गई, बाकी जो बचती हैं 9 इकाई विक्षोभ द्वारा प्लस में 19 इकाई गुप्त ऊष्मा द्वारा या कह सकते हैं वाष्पीकरण प्लस में संघनन के द्वारा यूज हुई। तो ये हो गया 19 23 प्लस 19 9 प्लस 19 51 इकाई। इस प्रकार हमारा जो ऊष्मा का संतुलन है वो बना रहता है। ऊष्मा का जो संतुलन है वो बना रहता है। जितनी एनर्जी हम सूर्य से प्राप्त करते हैं उतनी एनर्जी हम सूर्य को वापस लौटा देते हैं, और उसको कहीं ना कहीं खर्च करके हम उस ऊष्मा का ह्रास करते हैं और उसको यूज करते हैं। अगर हम सूर्य से एनर्जी प्राप्त करते रहते और जिस पदार्थ ने एनर्जी ली है अगर वो पुनः छोड़ता नहीं उसको, तो आज हमारी पृथ्वी पर तापमान बहुत ज़्यादा बढ़ जाता। तो हमने यहाँ देखा कि हमने अब देखिए बिना किसी काम के इकाइयाँ कितनी लौटाई जाती है, 35 इकाई। सूर्य को पुनः जैसी आई वैसी की वैसी वापस लौटा दी। उसके बाद में हमारे पास 65 इकाइयाँ बची थी। 65 इकाइयों में हमारे पास 14 इकाइयाँ जो वायुमंडल ने अवशोषित कर ली। उसके पास हमारा बचा शेष 51 इकाइयों में मैंने बता दिया कि 23 इकाइयाँ जो है धरातल के द्वारा दीर्घ तरंगों के रूप में अवशोषित जो भेजी जाती है। 23 इकाइयों में मैंने आपको बताया 17 इकाइयाँ सीधी पार्थिव विकिरण के द्वारा भेजी जाती है, और 6 इकाइयाँ जो होती है प्रभावी विकिरण के द्वारा भेजी जाती है। 17 और 6 को जोड़ोगे तो 23 हो गया। अब 23 तो ये भाग हो गया, प्लस में 9 इकाइयाँ जो है विक्षोभ द्वारा और 19 इकाइयाँ जो होती है गुप्त ऊष्मा के द्वारा वाष्पीकरण संघनन के द्वारा, टोटल हमें उन 51 इकाइयों का हिसाब लेखा जोखा पूरा हो जाता है। इसी प्रकार हमारा जो ऊष्मा का संतुलन है, देखिए किसी भी चीज़ में संतुलन बनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऊष्मा का संतुलन होगा तो ही हमारे इस धरती पे, इस अर्थ पे क्या होगा, जो चीज़ हम करना चाहते हैं या जो हमारे क्लाइमेट पे जो जिस के अकॉर्डिंग चीज़ें हमें चाहिए वो हमें प्राप्त होगी। क्लाइमेट में अगर चेंजिंग होगी तो हम कह सकते हैं कि हमारा विकास नहीं, हमारा विनाश होगा। इसी के साथ आज हमारा ये जो ऊष्मा बजट है टॉपिक ख़त्म होता है। कल का जो हमारा नया टॉपिक होगा उसमें हम बात करेंगे सूर्यताप और सूर्यताप को प्रभावित करने वाले कारक और सूर्यताप का विश्व वितरण। तब तक के लिए धन्यवाद।